मार्शल क्यों गए बेसिकली ईरान? मार्का हक मई 2025 के बाद उनकी पर्सनैलिटी का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ईरान डिस्टेबलाइज होता है, रिजीम चेंज होती है, या शिकस्त खाता है या फॉल डाउन होता है ईरान का, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। हमारा विजन ये है कि पीस विद इन एंड पीस विदाउट। इस वक्त नेतन्याहू की हालत पतली है और उनकी आर्मी नियर टू कोलैप्स है। पाकिस्तान ने तो फ्रैंकली स्पीकिंग भारतीयों का चूल्हा बचाया है। जी अस्सलाम वालेकुम, एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान की इस वक्त बेहतरीन सिफारतकारी जो है वो जारी है और उसकी मिसाल हमारे सामने है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान के एक कामयाब तरीन दौरे पर गए। वहां जाने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, फिर कतर और उसके बाद तुर्किया के हवाले से भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि उनका टर्की का भी विजिट होगा। तो यकीनी तौर के ऊपर ये जो ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त काविशें कर रहा है, कोशिशें कर रहे हैं, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद से कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो दुनिया को मिलेंगे। सो लिहाजा एक मरतबा फिर से जब फर्स्ट राउंड हुआ था मुज़ाकरात का, तो हमने देखा था कि दुनिया भर की निगाहें मरकूज थी इस्लामाबाद के ऊपर। और अब ये मुआहिदा होगा या मुज़ाकरात का सेकेंड फेज होगा, चीजें किस तरफ जा रही हैं, चीजें किस हद तक चेंज होती हैं, शिफ्ट होंगी, इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज तफसील से बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब को, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपको खुशामदीद भी कहूंगी। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि फील्ड मार्शल चूंकि इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि वॉर जोन में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को क्यों जाना पड़ा होगा ईरान, तो जाहिर है कि उसका आप ही बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। आप मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी समझते हैं। इजराइल के हवाले से भी खबरें गर्दिश करती रही कि कोई ना कोई मिसकैलकुलेशन इजराइल भी कर सकता है। तो बताइएगा कि फील्ड मार्शल क्यों गए बेसिकली ईरान? क्या जो हम सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेडलॉक था जो 3-4 नुकात पर, या दीगर और चीजों को देखना था? अरीज फातिमा, पहले तो आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, जो सफारतकारी है ये एक बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जी। और दूसरा मेरा जुमला ये है कि चूंकि अगर मीना रीजन के अंदर इंक्लूडिंग साउथ एशिया स्टेबिलिटी नहीं आती या नहीं रहती, तो ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद को हासिल करने में बहुत बड़ी रुकावट होगी। अच्छा। और इसको आप लिंकअप कर सकते हैं कि अगर ये खित्ता डिस्टेबलाइज्ड है तो इसका डोमिनो इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान के अंदर ये मेजर आर्गुमेंट है कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है, रिजीम चेंज होती है, या शिकस्त खाता है या फॉल डाउन होता है ईरान का, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। क्योंकि आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, फिर आप 900 किलोमीटर से जायद का बॉर्डर ईरान के साथ शेयर कर रहे हैं जी। फिर आपके ईरान के साथ तारीखी सकाफती ताल्लुकात हैं, और जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से लेकर अब तक दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो के फ्लक्चुएशन भी हमने देखी। तो एक तो इसका ये पॉइंट है। दूसरा ये कि सफारतकारी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार इसलिए बहुत ज्यादा नुमाया है कि मार्का हक मई 2025 के बाद उनकी पर्सनैलिटी का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और इनफैक्ट जिस तरह से बिस्मार्क ने सफारतकारी की थी, लाइक 1870 से लेकर 1890 तक, जिसमें उसने बड़ी कामयाबी के साथ जर्मनी की यूनिफिकेशन को बचाया था और जर्मनी के ताल्लुकात पर्शिया, बेल्जियम और रशिया के साथ कायम किए थे, और जर्मनी का आर्क राइवल फ्रांस को आइसोलेट किया था। तो आज उसी तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लिंक अप कर रहे हैं ईरान को, इंटीग्रेट कर रहे हैं ईरान को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और जो आर्क राइवल है सिंस 1979 फरवरी, अमेरिका और ईरान, जहां पे दो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं एंड वेज ऑफ लाइफ हैं, उनको आपस में जोड़े जी। और जो आर्क एनिमीज है ईरान के, इजराइल एंड इंडिया, वो कि इंडिया को ईरान डिक्लेयर नहीं करता एनिमी, बट इन माय व्यू पॉइंट आर्क एनिमी है,
اس کو بڑی خوبصورتی سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے آئسولیٹ کیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جی کہیں جی آپ سوال کریں پھر میں آگے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور ڈی ایسکیلیشن کی طرف معاملہ نہیں جاتا تو اس کے امپیکٹ پاکستان پر پڑیں گے، اور یقینی طور کے اوپر ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات مرتب ہوئے پاکستان کی اکانومی پر بھی اور دیگر چیزوں کے اوپر بھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ صرف اثرات پاکستان کے اوپر تو منفی نہیں پڑیں گے نا، یہ تو پوری دنیا پہ پڑیں گے اور دنیا اس سے متاثر ہوگی. تو پاکستان نے ہی کیوں پیس کی کوششیں کی اور پاکستان نے ہی کیوں اس کو انیشیٹ کیا؟ دیگر ممالک نے اس میں اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں پاکستان نے اس لیے کیا کہ ہماری جغرافیکل پراکسیمٹی ہے ود ایران، اور ہمارے آلریڈی 2 بارڈرز ڈیسٹیبلائزڈ ہیں ود انڈیا اینڈ ود افغانستان. تو وی ہیو اے سیٹلمنٹ ود افغانستان ود دی ہیلپ آف چائنا، لیکن ہم وی کانٹ ٹرسٹ افغانیز. بائی دی وے ہم نے 40 سال ان کو مہمان ٹھہرایا ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی جو بڑی وائبرنٹ ہوتی تھی اس کی قربانی دی ہے، معیشت کی دی ہے، سیکیورٹی کی دی ہے، اور جس طرح کے نیٹ ورک وہاں پہ دہشت گردی کے موجود ہیں، اور ریکارڈ کے اوپر ریٹائرڈ انڈین میجر ہو یا لیفٹیننٹ کرنل رمیش پواڑ ہو یا اجیت دوول ہو یا امیت شاہ ہو، کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وی آر پرووائڈنگ فائنینشیل ہیلپ ٹو دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، اور اسرائیل ان کو ٹیکنالوجیکل ہیلپ دے رہا ہے تاکہ پاکستان اور ایران کو ڈیسٹیبلائز کریں. دونوں ٹارگٹ پاکستان اور ایران. آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نفتالی بینٹ کا جو بیان تھا کہ ایران از اے تھریٹ ٹو اسرائیل، بٹ ٹرکی، سعودی عرب اینڈ پاکستان آلسو پوزنگ تھریٹ ٹو اسرائیل. تو چیزیں بڑی واضح ہیں آن دا چیز بورڈ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. So therefore Pakistan is very active, number 1. Number 2, since founder of the nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh, ہمارا vision یہ ہے کہ peace within and peace without. جی. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو پیس کیپنگ آپریشنز ہیں اس کا اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں تو کنسسٹنٹلی پاکستان نے پیس مشنز کے لیے دنیا کے اندر کنٹریبیوشنز دی ہیں. اور میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ جو ہماری 3 C's پالیسیز ہیں، کنیکٹیوٹی، کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن، وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو ریزالو کریں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہادر شخص ہیں، جہاں پہ میجر پاورز، میجر پلیئرز، ریجنل پلیئرز یہ ہمت نہیں کر رہے تھے کہ اس معاملے کو سیدھا کریں اور پیس ڈیل کروائیں. وہاں پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خود وار زون میں جا کے، آرمی ڈریس کے اندر جا کے یہ دنیا کو سگنلنگ دی ہے کہ پیس کتنا عزیز ہے پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی آرم فورسز جس کے بارے میں انڈیا ہمیشہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا تھا کہ they are the source of instability in the region. Now it has been proven that Pakistan Army is a major source of instability in the region. جی درست نشاندہی کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح بھارتیوں کا ذکر کیا، مجھے یاد ہے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور کوئی بھی ملک اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے اس جنگ میں نہیں کود رہا تھا، تب پاکستان کی نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ بلکہ ملٹری لیڈرشپ نے بھی بھرپور ساتھ دیا. لیکن اس وقت بھی بھارتی تجزیہ کار ہوں یا سیاست دان ہوں، ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے تھے، اور جے شنکر صاحب کا وہ بیان جو ان کے لیے خود سب سے زیادہ قابل شرمندگی ہے، جس پہ ابھی تک انہوں نے معذرت نہیں کی، وہ ابھی تک ان کے بھی چینلز کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. اور 12 سال مودی نے بڑی کوشش کی کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں، پاکستان کو دیوار سے لگائیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو نیریٹو بلڈنگ انہوں نے کی، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہی سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے اور دنیا ہی کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں. تو اس کو بھارتی یا جو انڈینز ہیں وہ کیسے ریڈ کر رہے ہوں گے اس تمام تر سینیریو کو؟ دیکھیں انڈیا کی جو عوام ہے وہ تو سمجھتی ہے، بہت ساری سین وائسز ہیں، پروین سائنی ہیں، اس کے علاوہ ان کی پلکی شرما جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے. بہت سارے ٹویٹر کے اوپر بھارتی جو سین وائسز ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اینڈ دے آر سپورٹنگ پاکستان. بائی دا وے ایون آپ نے ششی تھرور کا وہ بیان بھی سنا کہ اگر پاکستان سکسیسفلی یہ ریپروچ کروا دیتا ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران تو اٹ وڈ فیورز انڈیا ایز ویل، کہ اگر یہاں جنگ نہیں ہوتی تو یہ نیوکلر کنٹری کے لیے تو فائدے میں ہے چیز، اس کی انڈسٹری چلے گی، پہیا چلے گا، انرجی رکے گی نہیں.
भारत का 50% एनर्जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जी। और अगर जीसीसी की इकोनॉमीज डीरेल होती हैं तो जो 1 करोड़ भारतीय जीसीसी ममालिक के अंदर हैं और ऑलमोस्ट $40 बिलियन रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो बड़ा नुकसान होगा भारत को। तो पाकिस्तान ने तो फ्रेंकली स्पीकिंग भारतीयों का चूल्हा बचाया है, लेकिन क्या कहना इस मुद्दितवा रिजीम का जो कि 3Ds पॉलिसी अख्तियार किए हुए है पाकिस्तान और खित्ते के अंदर, और वही पॉलिसीज इजराइल की हैं, और वो पॉलिसीज हैं डेमोनाइजिंग पाकिस्तान, डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान एंड डिट्रैकिंग पाकिस्तान फ्रॉम द पाथ ऑफ कनेक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये उनका ख्वाब है और ये आज का ख्वाब नहीं है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, यू नो, आपको एसेट्स नहीं मिले थे, ना मिलिट्री एसेट्स मिले थे, ना इकोनॉमिक आपका जो शेयर बनता था वो प्रॉपर्ली आपको नहीं मिला था। बिल्कुल। फिर कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन, ये वो इलाके हैं जिनका अभी फैसला रहना था और एज पर प्रिंसिपल जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि भारत की दुश्मनी तो हमारे सामने, लेकिन इट डज नॉट मीन कि भारतीय पाकिस्तान को पसंद नहीं करते या वहां की स्टैंड वॉइसेस नहीं है या वो इस पीस डील के ऊपर खुश नहीं है, बट दिस इज अनफॉर्चुनेटली द मोदी गवर्नमेंट एंड द रिजल्ट इज। अच्छा, नुक्ते पर वापस आती हूँ डॉक्टर साहब। ये जो ट्रम्प साहब ने खुद ट्वीट किया और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है वो गुफ्तगू भी कर रहे थे बाय द वे, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए खुद पाकिस्तान जा रहा हूँ, और अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड का चूंकि फर्स्ट फेज पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद मुज़ाकराती जो मुसवदा होगा उस पर दस्तखत भी करने होंगे, तो साइन करने के लिए ट्रम्प साहब खुद पाकिस्तान आते हैं। इस चीज की कितनी पॉसिबिलिटी मौजूद है और किस हद तक चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? 70% मुझे लगता है जिस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए गए इस्लामाबाद सिटी में, और उसके इशारे मिल रहे हैं कि हफ्ता इतवार, वीर, मंगल, ये 4 दिन बड़े क्रूशल हैं, कहीं भी ये हो सकता है मामला, और ब्रेक थ्रू हो चुका है। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट के ऊपर कहा, बल्कि एक प्रेस जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये मुआहदा होता है तो मैं जाऊंगा और इसके बड़े इम्कान है कि मैं जाऊंगा। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को इस डील का क्रेडिट लेना है बिकॉज़ उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो यूएस के ऊपर खड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक थ्रू का जिक्र किया, ये ब्रेक थ्रू किस हद तक हो चुका होगा? क्योंकि पहले भी जिक्र किया जा रहा था कि 3-4 नुकात ऐसे हैं जिस पर ईरान नहीं माना और कहीं से अमेरिका ने भी रेजिस्टेंस शो किया है, तो अब आप देखते हैं कि किस हद तक बर्फ पिघली होगी, दोनों मान गए होंगे वैसे? जी हाँ, एक तो अमेरिका को रिस्पेक्टेबल वे आउट चाहिए था। इनफैक्ट अमेरिका के हक में ये वॉर ही नहीं थी, नेतन्याहू जबरदस्ती घसीट के अमेरिका को इस जंग में लेकर आया था, जो कि अमेरिका के हिस्टोरिकल जो 3 गोल्स है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स, तीनों के खिलाफ था। और फिर साथ में पब्लिक ओपिनियन, मेगा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनकी डिमांड, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, हर जगह से आवाजें आ रही थी। और अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान को कई दिनों से अमेरिका को कन्विंस कर रहे थे कि इस वॉर में न जाए। जो मसला अटका हुआ था, जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुए इस्लामाबाद में, सारे पॉइंट्स पे एग्रीमेंट था, एक्सेप्ट वन पॉइंट दैट वाज अ स्टिकिंग पॉइंट फॉर ईरान, और वो था लेबनान के अंदर सीज फायर। तो अब तो हम देखते हैं डॉक्टर साहब के 10 दिनों का जो सीज फायर है लेबनान और इजराइल, उसके दरमियान तय पा गया है, और मैं देख रही थी कि ट्रम्प साहब ने जेडी वेंस को कहा है कि इस सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में भी कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये कितना आसान होगा वैसे बाय द वे अमेरिका के लिए कि इजराइल को कहे कि जी आप एक परमानेंट सीज फायर करें और लेबनान के अंदर अपने अटैक्स रोकें भी और बंद भी करें? देखें, इजराइल की जो असल सोर्स है वो अमेरिकन पावर है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, और बाय द वे दूसरा जो सोर्स था उनका यूरोपियन पावर थे। लेकिन अब यूरोप के अंदर जो इजरायली सपोर्ट है वो ड्राई डाउन हो गई है, और हम देख रहे हैं कि डेनमार्क डिमांड कर रहा है आइसोलेट करें इजराइल को, स्पेन डिमांड कर रहा है सैंक्शंस लगाएं इजराइल के खिलाफ, इटली की प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी मिलिट्री डील है इजराइल के साथ वो खत्म कर दी है। सदर मैक्रोन है, स्टार्मर है, प्राइम मिनिस्टर, सब क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में 67% लोग, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, 67% लोग इस वक्त इजराइल के खिलाफ बैठे हुए, और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर मोर देन 90% बच्चे समझते हैं कि इजराइल को खत्म करके फलस्तीनियों के हवाले कर दें। तो ये पहली मर्तबा एक चेंज आ रहा है। तो अगर अमेरिका अब इजराइल के पीछे न खड़ा हो
बिकॉज अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है उसमें इजराइल स्ट्रेटेजिक पोस्ट है अमेरिका की, लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पोस्ट है इजराइल की या इजराइल अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोस्ट है। अच्छा, डिबेट चल गई है खुद अमेरिका में। बिल्कुल। अच्छा, सारी सूरत हाल में अगर अमेरिका स्नब करेगा और आंखें दिखाएगा तो मैं नहीं समझता कि नेतन्याहू का बयान क्या है, नो हाउ टू मैनिपुलेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट। इस वक्त नेतन्याहू की हालत पतली है और उनकी आर्मी नियर टू कोलैप्स है, सोसाइटी वहां पे उनको साथ देने को तैयार नहीं है, लोग फरार अख्तियार कर रहे हैं इजराइल से, तो उसकी इकोनॉमी डिसमेंटल हो गई है, खित्ते में आइसोलेट हो गया है फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मेरा ख्याल कि अमेरिका अगर उसे कहेगा तो वो पास नहीं आएगा। अलबत्ता मुझे एक शक जरूर है कि नेतन्याहू को जंग चाहिए अपने को पावर में रखने के लिए, अदरवाइज करप्शन के केसेस वाजे हैं तो नेक्स्ट वॉर का थिएटर वो सीरिया सजा सकता है और वहां पे सीरिया का मतलब है तुर्की के साथ क्लैश करना। अच्छा डॉक्टर साहब, बस लास्टली मुझे ये भी बताइएगा कि अगर ये सीज फायर हो जाता है, वैसे अब अगर मगर की सूरत हाल से तो हम निकल आए हैं, बहुत जल्दी वाज़े और रोशन अमकानात हैं कि एक मुआहिदा भी तय पा जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान, तो ये विन विन सिचुएशन किसके लिए है? क्या ईरान के लिए है, अमेरिका के लिए? किस हद तक फेस सेविंग होती है ईरान की, और रिस्पेक्टेबल वे आउट किस हद तक होगा अमेरिका के लिए? देखिए, ईरान ये जंग तो जीत चुका है और जब वो जीत चुका है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अहदाफ थे अमेरिका के डीवेपनाइजेशन, डीकैपिटेशन, डिसमेंटलिंग द रिजीम, वो हासिल नहीं कर पाए और रिजीम इंटैक्ट रही, उन्होंने अपना रिजॉल्व शो किया। हाँ, ईरान में तबाही हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी मैं देख रहा था आज 750 स्कूल डैमेज हुए, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट 750। ये ह्यूज नंबर है। बिल्कुल जी, 750 स्कूल्स, और फिर आप यूनिवर्सिटीज को हिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को हिट कर रहे हैं, आप फौज के साथ लड़े ना, आप सिविलियंस पे बम्बार्डमेंट करें। ये इजराइल का तुर्रा इम्तियाज है और अमेरिका को भी उस वॉर क्राइम की तरफ इजराइल घसीट रहा था। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी थी विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका, उसको धचका पहुंचा हुआ है। रिस्पेक्टेबल वे आउट उन्हें दोबारा रीबिल्ड करेगी उनकी पॉपुलैरिटी को। ईरान के लिए अच्छा है कि 40 सालों से हैवी सैंक्शंस का सामना है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स उसके फ्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी और लोगों की जो इन्फ्लेशन है, उनकी जो करेंसी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। मेरा ख्याल है उनको बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोबारा रीइंटीग्रेट करें, इकोनॉमी को रीबिल्ड करें और एक नए अंदाज से जो पड़ोसी ममालिक हैं गल्फ के अंदर उनके साथ ताल्लुकात रखें। और इनफैक्ट इस पीस के नतीजे में पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा सियासी, माशी और स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स मिलेंगे जिसका आगाज हो चुका है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद है कि जिन रोशन अमकानात का आपने जिक्र किया वो बहुत जल्दी दुरुस्त भी साबित होंगे, बल्कि ज्यादा हद तक तो साबित होते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।